अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेहमान खुसूसी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री गिनती के चंद अदाकारों के बलबूते पर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने के काबिल हुई। ये अदाकार वो हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में घर किया। हमारे साथ मौजूद है ऐसे ही एक लिविंग लेजेंड जो आज नई और पुरानी नस्ल दोनों के पसंदीदा अदाकार हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख आपके जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। हीरो से करेक्टर एक्टर और डायरेक्टर तक अपने फन का लोहा मनवाने वाले हमारे और आपके पसंदीदा नदीम बेग साहिब, वेलकम सर। सर, आप टैलेंट न्यूज़ के ऑफिस तशरीफ लाए और यहाँ का सेटअप देखा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी हुई इस टैलेंट को देख के। अभी तो इब्तिदा है माशाअल्लाह, तो अगर इब्तिदा ये है तो फिर इंतहा क्या होगी इंशाअल्लाह। और ये खुशी की बात है कि पाकिस्तान में एक नया चैनल और आ रहा है, इस चैनल्स में इजाफा हो रहा है और टैलेंट के नाम से मेरी दुआ है कि अल्लाह इस चैनल को कामयाब करे। आई एम श्योर कि इंशाअल्लाह कामयाब होगा। आप जैसे लोग अगर काम कर रहे हैं इस चैनल के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा आके और खुशी हुई मुझे। सर, अब कुछ बात कर लेते हैं आपकी फील्ड के हवाले से। आप तो गुलकार बनने आए थे, तो ये अदाकारी की तरफ कैसे आ गए? मुझे स्कूल कॉलेज के ज़माने में यूँ ही थोड़ा बहुत गाने का शौक़ था। मैं तो प्रॉपर कुछ सीखा नहीं था, मैंने गाना यूँ ही शौकिया गाता था। और इत्तेफाक से मैं तो कराची हुआ करता था जब तक मैं फिर ईस्ट पाकिस्तान गया था। जब हमारा अब बांग्लादेश हो गया, ईस्ट पाकिस्तान ढाका गया था। चूँकि मेरे वहाँ अंकल थे रेलवे में चीफ इंजीनियर, तो मैं कुछ दिनों के लिए उनकी तरफ गया था। तो वहाँ इत्तेफाक से मेरी रोबिन घोष साहब से मुलाकात हुई, म्यूज़िक डायरेक्टर जो पाकिस्तान के। उन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं जो हम कभी भुला भी नहीं सकते। तो उनसे मुलाकात हुई और फिर इत्तेफाक से वो उनकी वजह से ढाका टेलीविज़न ने मुझे कहा कि आप हमारा एक प्रोग्राम करें। नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम था उनका, तो उसमें आपको 2 गाने गाने हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। शौक़ तो था मुझे, मैं बड़ा खुश हुआ कि गाने को मिले। करीब उसमें बात ये है कि आपको एक उर्दू और एक बंगला गाना है। मैंने कहा उर्दू तो मैं गा लूँगा मगर मैं बंगला गाना तो नहीं गा सकता। तो फिर मैं उसको रोमन इंग्लिश में लिख के बंगला को और उन लोगों से पूछ के कि इसका तलफ़्फ़ुज़ सही है या गलत है, फिर मैं वो गाता था। तो इत्तेफाक से वो प्रोग्राम मेरा हिट हो गया और लोगों को पसंद आ गया बहरहाल। तो इस तरह वो मेरा एक गाने का शौक़ था। तो गाने के लिए तो एहतशाम साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, रोबिन घोष साहब ही के थ्रू, उन्हीं के साथ में गया था। तो एहतशाम साहब ने कहा कि तुम फिल्मों में काम करो। मैंने कहा सही, तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो सिर्फ गाने का थोड़ा बहुत शौक़ है। मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मुझे नहीं आती। उन्होंने कहा नहीं, मैं अच्छा तुम्हें गाना भी दूंगा करना तो, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। बट वो होना वो लिखा हुआ था। मैं बनना कुछ चाहता था, मैं मेडिकल करना चाहता, नहीं कर सका। मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, नहीं कर सका। बहरहाल वो एक्टिंग मैं नहीं करना चाहता था, वो मुझे करनी पड़ी। और सारी ज़िंदगी एहतशाम साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। पहली फिल्म मेरी चकोरी थी और जब वो कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। वो जो बोलते थे मैं करता रहता था, बोलते रहता। अब वो अल्लाह का करम है कि वो पहली फिल्म मेरी जब लगी तो वो लोगों को पसंद आ गई। मुझे यकीन नहीं आता था कि लोग मुझे जब कहते थे फिल्म हिट हो गई। मैंने कहा कैसे, मुझे खुश करने के लिए कह रहे, कहाँ से। फिर मेरे यहाँ से फ़ोन आए दोस्तों के कि भाई तुम्हारी फिल्म देखी, बहुत अच्छी। तो मुझे थोड़ा बहुत लगा कि अच्छा शायद वाकई हिट हो गई। जब मैं ख़ुद आया कराची, उस वक्त मैं ढाका में था, चूँकि उस चकोरी के रिलीज़ से पहले ही मुझे दूसरी फिल्म छोटे साहब मिल गई थी जो एहतशाम साहब के भाई की थी। उन्होंने मेरे रशेस देख के उन्होंने मुझे वो, अब मैं उसकी शूटिंग कर रहा था तो मुझे इसकी इत्तला मेरी चकोरी की कि हिट हो गई। मैंने कहा मुझे ऐसे ही खुश करने के लिए कर रहे थे। लेकिन बाकी वो फिर वो अल्लाह का करम हुआ कि वो फिल्म हिट हो गई और फिर उसके बाद दूसरी लगी, वो भी हिट हो गई। मैं खुद सोचता था कि मैं कहाँ से एक्टर बन गया, कैसे बन गया। लेकिन वो एक कहते हैं ना, नथिंग, वो कहते हैं ना समथिंग इज़ डेस्टिन्ड। जो आप किसी चीज़ के लिए
आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन आपकी डेस्टिनेशन कुदरत कुछ और चाहती है। तो बहरहाल वो करते कराते फिल्मों में आ गए, फिल्मों में करते रहे और अल्लाह के फजल से फिल्में चल गई, लोगों को पसंद आई। सबसे बड़ी बात तो ये होती कि हमें बनाने में अवाम का हाथ होता। फिल्म मेकर्स तो हमारे पीछे होते ही हैं जिनकी वजह से हम सामने आते हैं अवाम के, लेकिन हमें हिट कराने में अवाम का हाथ होता जो देखते हैं। तो उनकी पसंद और फिर फिल्म मेकर्स, हम लकी थे कि जिस दौर में मैं पाकिस्तान में आया उस दौर में पाकिस्तान इंडस्ट्री में मेकर्स, राइटर्स, पोइट्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, ये सब ऐसे थे जिनकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए। उनकी शायरी, उनकी आवाज़ें, उनके डायलॉग्स, उनकी डायरेक्शन, उनकी प्रोडक्शंस, उनकी उस सब चीज़ों ने हमें आगे बढ़ाया और हमारे करियर में बहुत से लोगों का दखल है। वो सब हमारे साथ अगर नहीं होते तो आज हम यहाँ बैठे हुए टैलोन में बातें ना कर रहे होते। सर ये बताइए कि फिल्मों में आप जितने रोमांटिक नजर आते हैं, क्या हकीकी जिंदगी में भी उतने ही रोमांटिक हैं? नहीं, वो तो खैर फिल्मों में तो इस काम के पैसे मिलते थे ना, तो हमें तो लड़ना ही पड़ता था। लेकिन अब रोमांटिक तो हर इंसान होता है, हर इंसान में रोमांस का एक पहलू तो होता ही है। अगर रोमांस ना हो तो इंसान नहीं जानवर हो जाए। तो मगर फिल्मों का जो रोमांस है वो प्रोफेशनल रोमांस होता है, वो उसको पेड रोमांस होता है, वो उसको आप हकीकी रोमांस से नहीं मिला सकते। सर आपका शुमार अपने दौर के खूबसूरत तरीन हीरोज़ में होता है, इसके बावजूद आपका कोई स्कैंडल नहीं बना। ये आपकी एहतियात पसंदी थी या सुस्ती? नहीं, वो इत्तेफाक बात ये हुई कि स्कैंडल्स तो बने थे एक आध, लेकिन वो ऐसे नहीं बने कि फैल जाती बातें, क्योंकि मेरी शादी जो है वो मेरे फिल्मों में आने के कुछ साल, 1.5 साल बाद ही हो गई थी। तो उस वजह से भी शायद मैं स्कैंडल से बच गया, वरना हो सकता था मेरे नाम पे भी काफ़ी स्कैंडल्स होते। सर आपने अपनी पहली पंजाबी फिल्म मुखड़ा में मैडम नूरजहां के साथ डुएट गाया, आपके जज्बात क्या थे, तजुर्बा कैसा था? वो मुझे एम अशरफ थे मेरे फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर, तो वो कहने लगे मैडम के साथ आप ये गाना गाए। मैंने कहा भाई मैडम के साथ मैं खड़ा होकर गा नहीं सकता। कहाँ मैडम एक सिंगर और मैं कहाँ, मैं तो ये पैदल सिंगर हूँ, मैं नहीं गा सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि मैडम का ट्रैक अलग रिकॉर्ड करते हैं। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, उनको रिकॉर्ड आप कर लें, मैडम अपना ट्रैक रिकॉर्ड करा के जब चली जाएंगी तो मैं अलग से आके गा दूंगा, उनके सामने मैं नहीं गा सकता। इस तरह वो गाना रिकॉर्ड हुआ और इत्तेफाक की बात है कि वो गाना हिट हो गया। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि मैडम के साथ मुझे गाने को मिला, वरना कहाँ मैडम और कहाँ मैं एज ए सिंगर, मेरा तो उनसे कोई मुकाबला ही नहीं था। सर मशहूर गाना सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन आप पर पिक्चराइज किया गया था। आपके ख्याल में आज के दौर में भी मोहब्बत की अहमियत सोना और चांदी से ज़्यादा है? नहीं, सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूँगा, कहने का यही मकसद यही था पोइट का कि जी मैं आप मेरे पास मैं वो नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई ताजमहल खड़ा कर दूँ या कोई शीश महल खड़ा कर दूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हें मोहब्बत दे सकता हूँ, प्यार दे सकता हूँ। सर आपने प्रोडक्शन की जिस फील्ड में हाथ डाला वो सोना बन गई, इस कदर खुशकिस्मत होने का क्या राज है? प्रोडक्शन में तो मैंने नहीं किया, प्रोडक्शन तो मैंने सिर्फ 2 फिल्में बनाई है, और जो नदीम बेग साहब के नाम से जो है वो मैं नदीम बेग नहीं हूँ। लोग अक्सर समझते कि मैं हूँ वो डायरेक्टर, मैं सिर्फ नदीम हूँ, मैं नदीम बेग हूँ ही नहीं। ये तो प्रेस वालों ने और मीडिया ने मुझे नदीम से नदीम बेग बना दिया। मेरा असल नाम नज़ीर बेग है, और नदीम बेग साहब जो वो मेरे दोस्त हैं जो डायरेक्ट करते हैं, वो अलग हैं। सर आजकल जो फिल्में और ड्रामे बनाए जा रहे हैं उनका कंटेंट कुछ इस तरह का है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, तो क्या आप उन मौज़ूआत से मुतमईन हैं? नहीं, मैं मुतमईन तो नहीं कह सकता, इसलिए कि अभी बहुत कुछ करने को है। नए लोग आ रहे हैं, नया टैलेंट आ रहा है। अब वो दौर तो ख़त्म हो गया जो जिस दौर में हमने काम किया था। अब वो लोग नहीं रहे, वो लिखने वाले नहीं रहे, वो आवाज़ें नहीं रही, वो पोइट्स नहीं रहे, वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं रहे। अब एक नई ब्रीड आ रही है अपने नई सोच के साथ, तो बना तो रहे हैं लेकिन अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश है उसको
इम्प्रूव करने की, आगे बढ़ाने का, और बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जैसा कि मैं अभी भी कह रहा था कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन एक काम को करने के लिए वक्त दरकार होता है। और इंशाल्लाह करते करते वो भी बनाएंगे, अच्छी फिल्में भी बनेंगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है उसमें इम्प्रूवमेंट की। सर ये बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी सिनेमा का क्या मुस्तकबिल है, और क्या मुस्तकबिल में हम फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल देख पाएंगे? क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह लोग कर रहे हैं कोशिश, वाई नॉट। इंसान को कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, नाउम्मीदी नहीं है, नाउम्मीद तो कुफ्र है। क्यों भाई, हो सकता है, फिर बिल्कुल हो सकता है। और कोई पता नहीं कल को 2-3 ऐसे आ जाए बनाने वाले कि वो आवाम पे छा जाए उनका काम। सर क्या वजह है कि जो नई पाकिस्तानी फिल्में आ रही हैं उनको सिनेमा में देखें तो ड्रामों का गुमान होता है? ज़्यादातर आजकल जो लोग फिल्में बना रहे हैं वो बेसिकली फिल्म के ट्रेंड लोग नहीं हैं, वो टेलीविज़न से निकल के आए हुए लोग वो फिल्में बना रहे हैं। तो टेलीविज़न और फिल्म के मिजाज में बहुत फ़र्क है। मैं अभी भी यही कह रहा था कि टेलीविज़न पे एक बात आप 22, 23 या 30 घंटों में करते हैं, फिल्म में आपको 2 से ढाई या 3 घंटों में वो बात को करना है। तो उसके मिजाज में, उसके बनाने में, उसकी टेकिंग में, उसकी मेकिंग में, उसकी एडिटिंग में बहुत फ़र्क है। लेकिन ये कर रहे हैं कोशिश, सीख जाएंगे, इनको भी आ जाएगा और बनने लगेंगी अच्छी फिल्म इंशाल्लाह। सर प्रोग्राम के अख्ताम में आप नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने काम की तरफ से तो यही कहूँगा कि अगर किसी को एक्टिंग का शौक़ है, शौक़ तो सबको होता है, लेकिन शौक़ ही से ये काम पूरा नहीं होता, अंदर से कुछ टैलेंट भी अल्लाह की तरफ से होना चाहिए इंसान में। और मुझसे लोग कहते हैं कि जी अच्छी एक्टिंग सर किस तरह करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे तो खुद नहीं समझ में आया, आज तक इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे खुद अभी तक नहीं समझ में आया। एक्टिंग जो है वो रोज़ाना एक नया चैलेंज होता है, हर नया प्रोडक्ट एक नया चैलेंज होता है, और हर प्रोडक्ट में आप कुछ ना कुछ नई बात सीखते हैं। एक काम करते हैं, उसमें जब देखते हैं तो उसमें खामियां नज़र आती हैं, और फिर उसको ठीक करके दूसरी को करते हैं तो फिर उसमें कुछ और खामियां नज़र। तो ये इंसान, आर्टिस्ट जो, एक्टर जो है, वो कभी मास्टर नहीं हो सकता, वो स्टूडेंट ही रहता है, वो हमेशा सीखता ही रहता है। और अगर वो सीखेगा नहीं तो फिर वो समझ आइए कि वो अपनी एंड की तरफ जा रहा है। तो इसमें आप यू कीप ऑन लर्निंग एवरी डे, एवरी प्रोजेक्ट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट, उसमें आप सीखते हैं और मज़ीद दूसरा करते हैं तो फिर सीखते हैं। तो इसलिए यही है। मुझसे लोग कहते हैं कि एक्टिंग अच्छी एक्टिंग क्या होती है। मैंने कहा देखो भाई, जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत मुझे समझ में आई है, अच्छी एक्टिंग ये होती है कि आप एक्टिंग ना करें, बी नेचुरल, रिमेन नेचुरल। और आप ये सोचें कि अगर ये सिचुएशन ज़िंदगी में आपके सामने आए तो आप उस पर क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। यू डोंट हैव टू ओवर ना हो जाए, ये ना हो जाए, नेचुरल रहे, और वही अच्छी एक्टिंग है मेरी समझ में तो यही। सर प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपके बुलाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार नदीम बेग साहिब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, यकीनन उनकी बातों में मैसेज भी है और विजन भी। नए आने वाले अदाकारों के लिए नदीम साहिब की शख्सियत रोशन मीनार की हैसियत रखती है। हम नदीम साहिब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टैलेंट न्यूज़ की स्क्रीन को रौनक बख्शी। अगले प्रोग्राम मेहमान खुसूसी तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।